हे एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूर एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा बिहार ईएसआई यानी इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का टेस्ट सीरीज। इसी सीरीज में आज हम लोग करने जा रहे हैं एक और सेट। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक लाइक कर दो यार। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको बुला लो जल्दी से, ताकि हम लोग सब मिलके सेट शुरू कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। और ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई, तो देखो यहाँ से दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर आपसे पूछा जाए एंशियंट ओलंपिक के बारे में, तो ये 776 बीसी में शुरू हुआ था, ठीक है, एथेंस ग्रीस में। और अगर मॉडर्न ओलंपिक का बात किया जाए तो ये 1896 में शुरू हुआ था, ठीक है। और मॉडर्न ओलंपिक के जन्मदाता कौन माने जाते हैं, या इसके फादर किनको जाना जाता है, ये है पियरे डी कुबर्टिन, ठीक है। इनको जाना जाता है मॉडर्न ओलंपिक के पिता के रूप में। ये दो बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। और अभी जो वर्तमान में होने वाला है 2020 में आपका ओलंपिक होने वाला है, ठीक है। और ये कहाँ होने वाला है, ये टोक्यो जापान में होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मजदूर दिवस किस माह में मनाया जाता है। विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 1 मई को। ये 11 नहीं है, गलती से मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, 1 मई को, ठीक है। आप इसको याद रखना, विश्व मजदूर दिवस हम लोग कब मनाते हैं, हम लोग मनाते हैं 1 मई को। अगला क्वेश्चन है, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जल्दी बताओ, राष्ट्रीय युवा दिवस ये हम लोग किसके जयंती के रूप में मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद के जयंती पर, ठीक है। कब मनाते हैं, 12 जनवरी को, ठीक है। अच्छा, अगर विश्व राष्ट्रीय युवा दिवस के बदले में विश्व युवा दिवस पूछा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, 12 अगस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये है नारायण पंडित। कौन है हितोपदेश के लेखक, नारायण पंडित। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी। तो महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी, यह है गुजराती, ठीक है। उन्होंने गुजराती भाषा में लिखा था और उसके बाद बहुत सारे भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन भी हुआ है, ठीक है। सबसे फेमस जो ट्रांसलेशन रहा है वो है इंग्लिश में। क्या है इनके आत्मकथा का नाम, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। जो बुक आप देखते हो वही है महात्मा गांधी की आत्मकथा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है। आसान सा क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया है। तो 4 ऑप्शंस हैं, नेल्सन मंडेला, बिल क्लिंटन, एडोल्फ हिटलर और बोरिस येल्त्सिन। इनमें से किन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो कौन है वो हैं आपके नेल्सन मंडेला, जो अफ्रीका के हैं, ठीक है। और अफ्रीका के गांधी के रूप में भी इनको जाना जाता है। इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन किस महान पुरुष से संबंधित स्थान है। शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित स्थान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन का श्रेय निम्नलिखित में से किसे है। तो अमेरिका में दास प्रथा के उन्मूलन का श्रेय जो है वह अब्राहम लिंकन को जाता है, ठीक है। अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का अंत किया अमेरिका में। अच्छा, यहीं पे अगर भारत में पूछा जाता तो देखो, भारत में सबसे पहले अकबर ने दास प्रथा को अंत करने का जो आप बोल सकते हो प्रोसेस वो चालू किया था, ठीक है। उन्होंने बहुत हद तक किया भी था, लेकिन कंटिन्यू रहा, ख़त्म नहीं हुआ। बहुत सारे ब्रिटिशर्स ने भी चालू किया दास प्रथा को ख़त्म करने का, लेकिन अल्टीमेटली वो ख़त्म नहीं हुआ। तो 1843 में आकर पहली बार लॉर्ड एलनब्रो ने एक बड़ा स्टेप लिया दास प्रथा को अंत करने का। तो हम लोग बोल सकते हैं 1843 में इसको खत्म करने का शुरुआत चालू हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस महिला को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत के किस महिला को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, यह है सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। आसान सा क्वेश्चन है, यह है केरल, ठीक है। इसको मसालों का बगीचा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक गुलाब का फूल है। तो किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक गुलाब का फूल है, जल्दी बताओ कौन सा देश है ये देश है ईरान, ठीक है। ईरान का जो प्रतीक है वह है गुलाब का फूल। और ईरान का कैपिटल कहाँ है, ईरान का कैपिटल है तेहरान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केबीपीएस का पूरा नाम क्या है। केबीपीएस का फुल फॉर्म जल्दी बताओ, केबीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है,
ये होता है किलो बाइट पर सेकेंड। क्या होता है kbps का फुल फॉर्म? किलो बाइट पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, जब आप किसी पेज से कोई टेक्स्ट किसी अन्य पेज पर ले जाना चाहते हैं तो उसकी श्रेष्ठ पद्धति कौन सी है? क्या बोला जा रहा है? अगर आप किसी पेज से कोई टेक्स्ट किसी और पेज पे ले जाते हैं, ठीक है, कोई भी टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है, इसको आप किसी और पेज पर ले जाना चाहते हो, तो आप किस चीज़ का यूज़ करोगे? किस चीज़ का यूज़ करोगे आप यूज़ करोगे कट एंड पेस्ट। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, ALU का पूरा नाम क्या है? ALU का फुल फॉर्म जल्दी बताओ। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, तो कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है? यह कहलाता है CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? ये आपका ऑफिस 365, ये है एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन। ये आपका दिसंबर 2019 में ही रिलीज हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बेसिक का पूरा नाम है? बेसिक जानते हो आप, एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, इसका पूरा नाम क्या है यानी फुल फॉर्म क्या है? जल्दी बताओ, बेसिक का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन थोड़ा थोड़ा लेंदी है, लेकिन आपको पढ़ना है और इसका फुल फॉर्म बताना है। क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है ए। ठीक है, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। क्या है? बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये है बेसिक का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, कोबोल का पूरा नाम क्या है? कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी बताओ, कोबोल का फुल फॉर्म क्या है? तो कोबोल का फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? अगर दोनों को कंपेयर करना है आपको, मानव का मन और कंप्यूटर के गति को अगर आप कंपेयर करो तो दोनों में से कौन अधिक स्पीड से काम करता है? कौन अधिक स्पीड से काम करता है? तो आपको सुनने में थोड़ा सा अटपटा जरूर लगेगा, पर मानव का मन कंप्यूटर से कहीं अधिक स्पीड से कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पेरिफेरल डिवाइस प्रयोक्ता को इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है? कौन सा पेरिफेरल डिवाइस प्रयोक्ता को इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है? कौन सा डिवाइस है वो है मॉनिटर। आप जानते हो, कोई भी चीज़ अगर डिस्प्ले करना हो तो आप इन सभी में से मॉनिटर का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, HLL का पूरा नाम क्या है? HLL का फुल फॉर्म क्या होता है? HLL का फुल फॉर्म होता है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रोम का पूरा नाम क्या है? रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? आसान सा क्वेश्चन है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, और रैम का क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? समुद्री जल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है सोडियम। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आयोडीन मार देते हैं, आपका सही आंसर होगा सोडियम। अगला क्वेश्चन है, इलायची की पहाड़ियों को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम लोग कार्डमम हिल्स से जानते हैं। ठीक है, इसी का हिंदी नाम हुआ आपका इलायची की पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है, एक फसली कृषि किस प्रकार की कृषि का प्रमुख लक्षण है? एक फसली कृषि किस प्रकार के कृषि का प्रमुख लक्षण है? तो यह है स्थानांतरी कृषि का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन से प्राकृतिक प्रदेश को संसार की रोटी की कटोरी कहा जाता है? रोटी की कटोरी या रोटी का डलिया किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? जल्दी बताओ। ये कहा जाता है स्टेपी प्रदेश को। स्टेपी प्रदेश को रोटी का डलिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पशुचारण करती है? यानी इनका मेन ऑक्यूपेशन जो है वह पशुचारण है। कौन सा वो जनजाति है? कौन सा जनजाति है? वह है मसाई जनजाति। ठीक है, इनका मेन ऑक्यूपेशन पशुपालन है। अगला क्वेश्चन है, वह मिट्टी जिसका रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति का परिणाम है, यानी आयन ऑक्साइड के कारण उसका कलर लाल होता है, तो वह कौन सा मिट्टी है? जल्दी बताओ, कौन सा मिट्टी है वो? देखो यहाँ पे आप अगर आप देखोगे तो आपको लाल मिट्टी भी नजर आता है, लेकिन यहाँ पे लाल मिट्टी कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो लेटराइट कलर का मिट्टी है जो है, लेटराइट मिट्टी, इसका कलर भी लाल होता है। ठीक है, और वो लौह ऑक्साइड के कारण ही होता है। अगला क्वेश्चन है, डंकन पास किसके मध्य स्थित है? डंकन पास किसके मध्य स्थित है? यह दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच।
ठीक है। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक हुए हैं? यहाँ पे कोई कंफ्यूजन आपका नहीं बचेगा, ठीक है। जल्दी बताओ, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से अलग किस चीज से हुए हैं? तो ये हुए हैं 10 डिग्री चैनल से, ठीक है। आपसे यहाँ पे दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अंडमान और निकोबार, और अभी जो ऊपर मैंने पूछा था क्या, दक्षिणी और छोटा अंडमान, इन दोनों को भी अलग करने वाला अलग अलग चीज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जल्दी बताओ कितनी है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848 मीटर, ठीक है। या तो आपको 8848 मिलेगा या 8850 मिलेगा, दोनों में से कोई भी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? आसान सा क्वेश्चन है, भारत से होकर कर्क रेखा गुजरती है। बहुत बच्चे विषुवत रेखा मार देते हैं, लेकिन अब आपको इस तरह के सिचुएशन पे नहीं रहना है, अब आप इससे बहुत दूर निकल गए हो, ठीक है। आपको पता है भारत यहाँ स्थित है और ये है आपका इक्वेटर, तो कभी भी आपका इक्वेटर भारत से पास होगा ही नहीं, भारत से कर्क रेखा पास होता है, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय कितने देशांतर का स्थानीय समय है? तो यह है 82.5 डिग्री ईस्ट। भारत का मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री ईस्ट, जो नैनी नामक स्थान से गुजरती है इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? यह है मैकमोहन रेखा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोडाइकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाइकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? जल्दी बताओ कहाँ है? तो ये पालनी पर्वत शिखर पर स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है आपका सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी नौक कौन सा है? भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी नौक ये कौन सा है? ये आपका कन्याकुमारी, ठीक है। यहाँ पे आपको इंदिरा पॉइंट डाल के कंफ्यूजन किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पे मुख्य भूमि का पूछा जा रहा है और मुख्य भूमि आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये आपका मुख्य भूमि है जो तमिलनाडु में स्थित है, और अगर आप इंदिरा पॉइंट मारते हो तो ये अंडमान निकोबार में यहाँ पे स्थित है, ठीक है। इसलिए आप कंफ्यूज मत हो, ठीक है। मुख्य भूमि में हमेशा कन्याकुमारी होगा, दक्षिणी नौक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, कटहल में मांसल खाने योग्य भाग है? तो कटहल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? ये होता है आपका सहपत्र और परिदल पुंज, ये दोनों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ होता है? अधिकांश पादप वायरस यानी प्लांट वायरस में जेनेटिक पदार्थ क्या होता है? तो मैक्सिमम जो भी प्लांट वायरस है उसमें जेनेटिक जो पदार्थ होता है वो होता है आपका आरएनए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जंतु वायरस में आनुवांशिक पदार्थ अधिकांशतः होता है? जंतु वायरस में जो जेनेटिकल पदार्थ है, आनुवांशिक पदार्थ है, वह जनरली क्या होता है? वह जनरली होता है डीएनए। दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। प्लांट वायरस में याद रखना जनरली आरएनए होता है, लेकिन एनिमल वायरस में क्या होता है? ये होता है डीएनए। अगला क्वेश्चन है, प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किस में मिलती है? प्रतिजैविक औषधि जनरली आपको किस में मिलता है? ये मिलता है जीवाणुओं में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? इवानोविस्की ने। किसने की थी? इवानोविस्की ने। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो यह है आपका एवी लुएनहॉक, इन्होंने जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की इकाई क्या है? प्रोटीन की इकाई या यूनिट क्या है? तो प्रोटीन की इकाई है एमिनो एसिड। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कौन सा है? जल्दी बताओ कौन सा स्थान है वो है राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषित होता है। राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस करने वाला पार्ट भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं? जो एंजाइम होता है वह किस टेम्परेचर पर सबसे अधिक सक्रिय यानी एक्टिव होता है? ये आपका 40 डिग्री टेम्परेचर के आसपास।
अगला क्वेश्चन है, शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है? शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय जो होता है, ऊर्जा जो स्टोर किया हुआ रहता है, वह किस फॉर्म में होता है? तो किस फॉर्म में होता है? वह होता है फैट के फॉर्म में। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में रिकेट्स तथा ऑस्टियोमेलेसिया, रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया रोग किसकी कमी से होता है? तो रिकेट्स आपको पता चल गया होगा, रिकेट्स विटामिन डी के कमी से होता है, ये भी याद रखना। ऑस्टियोमेलेसिया ये भी आपका हड्डी का ही एक बीमारी है, ठीक है, यह भी विटामिन डी के कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्थित है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ये स्थित है दलाल स्ट्रीट, मुंबई में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन के साधनों का राजकीय स्वामित्व एक विशिष्ट अभिलक्षण है। क्या है? उत्पादन के साधनों का राजकीय स्वामित्व। क्वेश्चन के वर्ड पे ध्यान दो। अगर किसी भी इकोनॉमी में उत्पादन का जो साधन है उस पर अगर राजकीय स्वामित्व है तो उसको हम लोग किस तरह की अर्थव्यवस्था बोलेंगे? किस तरह का अर्थव्यवस्था हम लोग बोलेंगे? समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी फर्म का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? किसी भी फर्म का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ को अधिकतम करना, चाहे कोई भी फर्म हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्ती पूंजी का उदाहरण है? परिवर्ती पूंजी का उदाहरण इनमें से कौन सा है? कौन सा है ये आपका कच्ची सामग्री। जो भी आप देख रहे हो इसमें से कच्ची सामग्री है जो परिवर्ती पूंजी का उदाहरण है। यानी ये जो आप बोल सकते हो ना, बहुत अधिक इसमें चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको परिवर्ती पूंजी। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय अर्थशास्त्री कौन था? आसान सा क्वेश्चन है। कौन था वो जिसको सबसे पहली बार नोबेल मिला अर्थशास्त्र का? और वो हैं भारतीय अमर्त्य सेन। इनको वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी थी? केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी थी? जल्दी बताओ, किस वर्ष बनी थी गैर कांग्रेसी सरकार? तो ये बनी थी 1977 में, ठीक है। 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी और इस वक्त जनता दल की सरकार आई थी और मोरारजी देसाई बने थे पीएम। अगला क्वेश्चन है, अच्छा अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाता पूर्ण गैर कांग्रेसी, यहाँ पे सिर्फ गैर कांग्रेसी है, पूर्ण गैर कांग्रेसी अगर होता तो आपका सही आंसर जो है वह अटल बिहारी वाजपेयी होते, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संघीय प्रणाली का पहला प्रस्ताव भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया था? संघीय प्रणाली का पहला प्रस्ताव कब लाया गया था? कब लाया गया था जल्दी बताओ। तो ये है 1935, 1935 में पहली बार संघीय प्रणाली का प्रस्ताव लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, असम सरकार ने राज्य के प्रत्येक दुल्हन को कितने ग्राम सोना उपहार देने की घोषणा की है? यानी असम सरकार ने यह घोषणा किया है कि शादी के समय में वहां के प्रत्येक दुल्हन को 10 ग्राम सोना दिया जाएगा, ठीक है। और वहां के सीएम कौन है? तो सोना से याद रखना, सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पारिवारिक जीवन बिताने का अधिकार कैसा अधिकार है? पारिवारिक जीवन बिताने का अधिकार आपका कैसा अधिकार है? यह है नागरिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य का समुच्चय सदा एक अंग होता है। मौलिक कर्तव्य किस तरह के संविधान का एक अंग है? तो किस तरह के संविधान का वो अंग है? जल्दी बताओ। यह है आपका समाजवादी संविधान। कैसा है? समाजवादी संविधान में मौलिक कर्तव्य अनिवार्य रूप से होगा। अगर यहाँ पे मौलिक अधिकार रहता तो आपका हो जाता लोकतांत्रिक संविधान, ठीक है। और हमारे यहाँ पे लोकतांत्रिक समाजवादी दोनों तरह का संविधान है। अगला क्वेश्चन है, मद्रास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मद्रास में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तीसरी अधिवेशन और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी बदरुद्दीन तैयब जी। और यहाँ से एक और क्वेश्चन आपसे बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में प्रथम बार मुस्लिम ने अध्यक्षता की थी? तो वो मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी और आपका आंसर होगा तीसरा अधिवेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वीडी सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत की स्थापना की।
वीडी सावरकर ने कब अभिनव भारत की स्थापना की? 1904 में। अब आपको ये बताना है यह किस तरह की एक संस्था थी। किस तरह की संस्था थी? यह एक क्रांतिकारी संघीय संस्था थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने भाग लिया था किस गोलमेज सम्मेलन में? आसान सा क्वेश्चन है। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इन्होंने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? तो हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी 647 ईस्वी में। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का धार्मिक गुरु निम्न में से कौन था? शिवाजी का धार्मिक गुरु कौन था? तो शिवाजी का धार्मिक गुरु था गुरु रामदास। कौन थे शिवाजी के धार्मिक गुरु? ये थे गुरु रामदास। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्टील संयंत्र भारत में 1955 ईस्वी में पश्चिम जर्मनी के सहयोग से शुरू किया गया? तो दो चीज आपको दिया हुआ है, 1955 में शुरू किया गया और पश्चिम जर्मनी के सहयोग से शुरू किया गया। तो वह कौन सा स्टील प्लांट है? कौन सा स्टील प्लांट है? वह है आपका राउरकेला स्टील प्लांट। कौन सा है? राउरकेला स्टील प्लांट। अगला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र में पेड़ों को उगाने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान कितना हो सकता है? किसी भी क्षेत्र में अगर पेड़ को उगना है तो न्यूनतम यानी मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए 6 डिग्री सेल्सियस। ऑन एन एवरेज 15 से 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पहली भारतीय महिला फू डोरजी निम्न में से किस चोटी पर बिना ऑक्सीजन के चढ़ी थी? फू डोरजी नाम तो आपने सुना ही होगा। किस चोटी पर इन्होंने चढ़ाई की थी? कौन सा चोटी है वो? है आपका माउंट एवरेस्ट, जहां पर इन्होंने बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान कॉपर खनन से संबंधित है? कॉपर खनन से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थान है? यह आपका खेतड़ी जो राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है? याद रखना इस पुष्प का नाम क्या है? नाम इसका कुरिंजी पुष्प। देखो बहुत सारे ऐसे स्पीसीज हैं जो रेयर होते हैं, जैसे फ्लावरिंग सीजन के हिसाब से या किसी भी हिसाब से। ठीक है, तो कुरिंजी एक पुष्प है। बहुत तरह का कुरिंजी पुष्प होता है, कोई 6 साल में, कोई 7 साल में, अलग अलग तरह के कुरिंजी पुष्प हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज यहाँ पे ले लिया गया 12 वर्ष। ठीक है, एक कुरिंजी पुष्प ये भी है जो 12 वर्ष में खिलता है। क्लियर है? अब आपको ये बताना है कि कुरिंजी पुष्प 12 वर्ष में क्यों खिलता है। तो उसमें इस तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। वहां पे देखो, कोई भी फूल तभी खिलेगा जब उसका जो अंदर में एक हार्मोन है, फ्लोरिजन हार्मोन, जब वो स्रावित होगा तभी फूल खिलेगा। ठीक है, तो इसमें जो हार्मोन है फ्लोरिजन, वो 12 वर्ष में स्रावित होता है, तो 12 वर्ष में खिलता है। ठीक है, इसका एक और खासियत है कि एक ही बार इसमें पूरी लाइफ में एक ही बार फूल आता है। फूल होने के बाद ये पौधे मर जाते हैं। ठीक है, और दूसरा बीज आता है, फिर दूसरा पौधा उगता है, यानी पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार इसमें फूल आता है। आपका बांस भी इसी तरह का फूल पौधा है। ठीक है, जिसमें पूरे लाइफ में एक ही बार फूल आता है और बहुत वर्षों बाद फूल आता है। अगला क्वेश्चन है, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन है? संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है बांस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंडद स्तनी है, यानी अंडा देने वाला मैमल है? तो कौन सा है आपका? जल्दी से बताओ आंसर। आपने डकबिल प्लेटिपस तो बहुत पढ़ा है, आज आपके पास दूसरा नाम है, यह है मोनोट्रीम। दोनों को याद रखना। ठीक है, एक तो आपका आता है डकबिल प्लेटिपस, ठीक है, और दूसरा है मोनोट्रीम। ये दोनों अंडा देने वाला मैमल है, देने वाली मैमल है। अगला क्वेश्चन है, आरएच कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया है? तो मैंने आपको बताया हुआ है, आरएच फैक्टर जो है यह नाम रेहोसिस नामक बंदर से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, आरएच कारक ने अपना नाम किस जानवर से लिया है? आरएच फैक्टर जो ब्लड ग्रुप में आपका आरएच फैक्टर होता है, मैंने बताया हुआ था, यह नाम रेहोसिस नामक बंदर से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त कितना होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगर आप एक नॉर्मल एडल्ट पुरुष का देखो तो उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा 100 ml ब्लड में कितना होगा? कितना होगा जल्दी बताओ। अगर आता है तो कितना होगा आंसर? यहाँ पे आपका सही आंसर होगा 14.5 ग्राम। ठीक है,
जनरली देखो, जनरली जो आपको आंसर मिलेगा वो 15 ग्राम भी मिल सकता है। अगर 100 ml लोगे तो उसमें 15 ग्राम हीमोग्लोबिन आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर तो नहीं है, इस कारण से आपका आंसर जो होगा वो 14.5 होगा। 14.5 से 15.5 ये ऑन एन एवरेज लिया जाता है इस तरह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेशेदार अस्थि जोड़ पाया जाता है। रेशेदार अस्थि जोड़ यानी आपका फाइब्रस हड्डी का जोड़ कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है कपाल में। कहाँ पाया जाता है? कपाल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, जिसका कारण है, तो पानी का बूंद या जो बूंद होता है वह आपका गोल हो जाता है, ठीक है। किसी भी लिक्विड का बूंद गोल हो जाता है, इसका कारण है पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन है, एक पहिया जमीन पर एक समान स्थानांतरीय चाल से रोल करता है, पहिए पर अधिकतम रेखीय वेग का बिंदु कौन सा होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन समझो। एक पहिया है, ठीक है, और यह आपका एक कांस्टेंट चाल से रोल कर रहा है, ठीक है। आपसे बोला जा रहा है इसका अधिकतम जो रेखीय वेग होगा वह कहाँ, किस बिंदु पर होगा। तो देखो यहाँ पे आप इसको 2-3 भागों में बांट सकते हो। एक ये पार्ट हुआ, ठीक है, ये दूसरा पार्ट ये हुआ, तीसरा पार्ट ये हुआ, चौथा पार्ट ये हुआ। तो सबसे अधिक स्पीड यानी जो आपका लीनियर वेलोसिटी है वो कहाँ होगा? तो सबसे अधिक लीनियर वेलोसिटी इस बिंदु पर होगा, क्योंकि इसका टेंडेंसी नीचे जाने का है, ठीक है, और यहाँ पे ग्रेविटी भी काम करेगा, तो सबसे अधिक स्पीड यहीं पर होगा। आपका सही आंसर देखो, ढूंढो उस टाइप का कौन सा आपका ऑप्शन है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, पहिए का शीर्षतम बिंदु, ठीक है, जो अभी मैंने आपको समझाया, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी भी काम करता है और उसको नीचे जाने का प्रवृत्ति उसमें अधिक पाया जाता है। अब अगर पहिया यहाँ पर पहुंच गया है तो इसको ऊपर जाने में इसका स्पीड कम हो जाएगा, फिर जब यहाँ पे पहुंच जाएगा इसके बाद यहाँ से स्पीड बढ़ने, यहाँ से नीचे आने का स्पीड जो है वह ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जल प्रपात के अधस्तल का जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या है? क्या है? कोई भी वाटरफॉल है तो नीचे का जो तापमान है, पानी जब नीचे आता है, ठीक है, उसका तापमान ऊपर के तापमान से अधिक होता है। ऐसा क्यों है? क्यों है? इसका कारण क्या हो सकता है? ऑप्शंस पढ़ो और आंसर करो। जिसका सही कारण जो है वह है गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा उष्मा में बदल जाती है, ठीक है। ये जो आपका गिर रहा है पानी, ठीक है, यहाँ जब आता है इसका स्पीड बहुत अधिक हो जाता है और यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा है वह हीट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लेजर बीम सदा होती है, तो लेजर बीम सदा किस तरह की होती है? तो लेजर बीम आपका सदा यह समांतर बीम होता है, ठीक है। लेजर जो है यह समांतर यानी पैरेलल रेज में निकलता है, इसलिए आप कभी भी लेजर बीम को डिफ्लेट होते नहीं देखोगे अपने पाथ से। इसलिए तो जब भी आपको दूर तक किसी चीज को पॉइंट करना होता है तो आप लेजर लाइट का इस्तेमाल करते हो। अगला क्वेश्चन है, पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था? किस कंपनी के द्वारा? जीरोक्स कंपनी के द्वारा। किस कंपनी के द्वारा? जीरोक्स कंपनी के द्वारा बनाया गया था पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और उसका नाम क्या था? वो किस कंप्यूटर में यूज किया गया था? तो अल्टो पीसी में, ठीक है, अल्टो नाम का पीसी बनाया गया था, उसी में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को यूज किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 दिए जाने की घोषणा की गई है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 हिंदी भाषा में किसको दिया गया है? किसको दिया गया है? जल्दी बताओ, किसको दिया गया है? ये दिया गया है नंद किशोर आचार्य को। किसको दिया गया? नंद किशोर आचार्य को हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से एक विषैले गैस के रिसने के कारण हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसके लिए उत्तरदायी विषैली गैस कौन सी थी? ये आखिरी बार है मैं ये क्वेश्चन डाल रहा हूँ, इसके बाद ये क्वेश्चन नहीं आएगा। लास्ट में आप लोग सब चीज इसका एक बार देख लो, ठीक है। ये था मिथाइल आइसोसाइनाइड। कब हुआ था ये घटना? 3 दिसंबर 1984 को। डेट के साथ आप याद रखना, ठीक है। कहाँ हुआ था? भोपाल में। और कंपनी का नाम क्या था? यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और गैस था मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला क्वेश्चन है, किसी अमेलगम का एक घटक सदा होगा। अमेलगम एक मिक्सर है, ठीक है, और इस तरह के मिक्सर में, मिक्सर नहीं बोल सकते, ये एक एलॉय है,
ठीक है, क्या है, एलॉय। और इस एलॉय में एक मस्ट मेटल कौन सा है, ये आपका मरकरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल की आग को बुझाने का उत्तम साधन क्या है। पेट्रोल की आग को बुझाने का उत्तम साधन, चलिए बताओ। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड। देखो पिछली बार भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। अलग अलग फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पे आंसर आपका अलग हो जाता है, ठीक है। आपसे वहाँ पे पाउडरी फॉर्म और लिक्विड फॉर्म अलग अलग तरह के ऑप्शंस थे, तो वहाँ आपका पाउडर फॉर्म हुआ था। अब वहाँ पे भी मैंने बताया था, लेकिन बेस्ट जो आपका सॉल्यूशन हो सकता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करना। इलेक्ट्रिक करंट हो, पेट्रोल का करंट हो, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड है, तो आपका बेस्ट आंसर यही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में प्रायः होता है लगभग 14% या अधिक क्या। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। स्टेनलेस स्टील अगर आपको मिलाना हो, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उसका कंटेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, वो है आपका क्रोमियम, ठीक है। उसमें मिनिमम जो क्रोमियम हो सकता है वो है 11%। इससे कम अगर रहेगा तो स्टील वह अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है लगभग 14 या उससे अधिक, तो ये भी आपका क्रोमियम ही होगा, ठीक है। इसके बाद आप जानते हो उसमें आयन होता है, उसका तो मैक्सिमम क्वांटिटी होता है, उसका कोई लेखा जोखा है नहीं, ठीक है। और फिर निकल होता है, निकल भी आपका 6% से लेकर अलग अलग, देखो बहुत तरह के स्टील्स होते हैं, ठीक है। सबका ग्रेडिंग अलग अलग होता है, अलग अलग हिसाब से अलग अलग परसेंटेज होता है, ठीक है। 6% से इसका स्टार्टिंग है निकल का। और कार्बन बहुत ही कम मात्रा में मिलाया जाता है, 1 से 2% कार्बन मिलाया जाता है ताकि थोड़ा सा हार्डनेस आ जाए। तो यहाँ पे लगभग 14% या उससे अधिक क्या होगा, ये होगा आपका क्रोमियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, तो जीन कहाँ पाया जाता है। जीन पाया जाता है गुणसूत्रों में यानी क्रोमोसोम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल बेसिन में भौम जल अधिकतर प्रदूषित होता है। बंगाल के बेसिन में भौम जल यानी भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर, इसका जो पॉल्यूशन है वो जनरली किसके कारण होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए बताओ किसके कारण अब बंगाल बेसिन में जो अंडरग्राउंड वाटर है वो पॉल्यूटेड होता है। वो होता है आर्सेनिक से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जल में आर्सेनिक की अनुमत ऊपरी सीमा है। देखो ये मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है, अगर आपको याद है जल्दी बताओ, मैंने बोला था याद रखो। क्या है, आर्सेनिक का अधिकतम जो परमिसिबल लिमिट है वो कितना है जल में, यानी ड्रिंकिंग वाटर में। ये आपका 0.05 mg/लीटर, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, दर्दनाक अस्थि रोग इताई इताई का पहले कहाँ पता चला था। इताई इताई रोग, इसका सबसे पहले पता कहाँ चला था, किस देश में चला था, तो इसका पता जापान में चला था। अगला क्वेश्चन है, एक्सरे की खोज किसने की थी। आसान सा क्वेश्चन है, एक्सरे की खोज किसने की थी, ये क्या गया था, W.K. रोंटगन के द्वारा। इंग्लिश में इसको W.C. रोंटगन के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू राजा कौन था। तो किस हिंदू राजा को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, ये दिखाया गया है समुद्रगुप्त को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल त्योहार के 20वें संस्करण को किस राज्य ने मनाया। तो यहाँ से आपको याद रखना है हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है नागालैंड में। कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल भुगतान के लिए फास्टैग का नामांकन करना अनिवार्य कर दिया है। फास्टैग किस तकनीक के तहत काम करता है, जल्दी बताओ। फास्टैग, ये टोल भुगतान जहाँ पे भी होता है, ठीक है, वहाँ पर हर जगह फास्टैग लगाना अब अनिवार्य कर दिया है। यह किस तकनीक पर काम करता है, यह करता है रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान पर। किस पर, रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान पर, यानी RFID पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य सेना अभ्यास मित्र शक्ति 7 2019 का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था। मित्र शक्ति यह श्रीलंका और भारत के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसका आयोजन इस बार कहाँ हुआ था, इस बार इसका आयोजन हुआ था पुणे महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, हज 2020 प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाने के लिए दुनिया का पहला देश कौन बन गया है, यह है भारत। हज यात्रा को पूरी तरह से डिजिटल बनाया है भारत ने। अगला क्वेश्चन है, जल शक्ति और आपदा प्रबंधन पर ध्यान देने के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत पर क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। एक भारत श्रेष्ठ भारत पर क्षेत्रीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था, कहाँ किया गया था, यह किया गया था जम्मू में। अगला क्वेश्चन है, उस पहले अरब देश का नाम बताइए जो G20
अध्यक्ष पद ग्रहण करेगा, यानी ये पहला अरब देश होगा जो G20 का अध्यक्ष बनेगा। ये कौन सा देश है? ये देश है सऊदी अरब। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1 दिसंबर 2019 को कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी CGA के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स किसको नियुक्त किया गया है 1 दिसंबर 2019 को? किसको किया गया है? ये किया गया सोमा राय बर्मन को। अगला क्वेश्चन है 2 दिसंबर 2019 को एशियाई विकास बैंक के 10वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 2 दिसंबर 2019 को एशियाई विकास बैंक के 10वें अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? जल्दी बताओ। तो ये नियुक्त हुए हैं मात्सुगु आसाकावा। मात्सुगु आसाकावा को ADB का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है। तो ओके गाइस, तो ये था आज का आपका टॉप 100 क्वेश्चंस। आई होप कि आज का सेट भी पर डे की तरह आपको अच्छा लगा होगा, कुछ आपने सीखा होगा। ठीक है। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार एक लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ताकि उन लोगों तक भी सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचे। ठीक है। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।